टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, मुख्तलिफ सिचुएशन हो रही थी, पाइल अप हो गया था, लोगों का एक एंगर था डोमेस्टिकली। पावर बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इसके बारे में कहते हैं द मोर यू यूज़ इट द मोर यू लूज़ इट। या तो डील हो ईरान के साथ न्यूक्लियर मामलात के ऊपर, या फिर जिसे कहते हैं रिजीम चेंज हो। इसके दरमियान कोई चीज़ नहीं है। उनको आगे अमेरिकन प्रेसिडेंट बंद कर देता है, हार्वर्ड की फंडिंग कट कर देता है। अमेरिका जितने हथियार बेचता है इसराइल को एड के थ्रू कुछ भी करके, तो उससे कमाता कौन है? हमें उस तरह का कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट चाहिए जो आपने जापान, साउथ कोरिया, इसराइल को दिया हुआ है। दुनिया के अधेड़ उम्र लोग आज पूरी दुनिया को जंगों में झोंक रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिनकी ज़्यादातर एज 75-75 बरस से ज़्यादा है। तो इस तमाम सिलसिले के अंदर जब दुनिया की एक पूरी आबादी उससे अफेक्ट होती है, वो ये नहीं सोचते कि उनका टाइम इस रुए ज़मीन पर बहुत कम बचा है, और जो नौजवान है पूरी दुनिया का, वो कितना इससे अफेक्ट हो रहा है। मैं हूं वहाद खान, और आज मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जो एक तवील अरसे से हमने ब्रेक लिया हुआ था, उसका दोबारा बाकायदा आगाज़ किया, और मैंने दावत दी है दो नौजवानों को। ये दावत मैंने इसलिए दी है क्योंकि आप टीवी स्क्रीन के ऊपर, चाहे वो वेस्टर्न मीडिया हो चाहे ईस्टर्न मीडिया हो, ज़्यादातर ऐसे लोगों को देखते हैं, एक्सपर्ट्स वो कहलाते हैं जिनकी 60s 50s इस एज ब्रैकेट में होते हैं। तो नौजवानों के लेंस से आप इतने भारी भरकम टॉपिक्स, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जो डिप्लोमेसी के इश्यूज हैं, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, वो नौजवानों का आपको सड़क पे नज़र आएंगे नौजवान, लेकिन टीवी सीरीज पर बहुत कम नज़र आएंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इनको डिस्कस करने के लिए अब कुछ नज़र आते हैं, लेकिन ओवरऑल वैसी उनकी सेल नहीं है। तो इसलिए मैंने एक दावत दी है दो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स को। अवैस हबीब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ अब्दुल्ला अली मौजूद हैं। तो इनसे हम आज डिस्कस करेंगे जो इस टाइम हमारे रीजन की खासकर जो सिचुएशन चल रही है, और ग्लोबली इनके जो रेपरकशंस आएंगे, जो आज जंग जिसका आगाज़ हुआ है, जो थमने का नाम नहीं ले रही, इतने लोग हज़ारों की तादाद में अपने लुक़मा अजल बन चुके हैं। तो इनसे हम डिस्कस करेंगे कि वो इस सारे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं। तो वैसे मैं आपसे आगाज़ करूँगा। पहले पहले तो ये बताइए कि क्या आपको ये तवक्को थी कि अचानक से, जब एक तरफ नेगोशिएशंस चल रहे हैं, हमें पता लग रहा है जी न्यूक्लियर टॉक्स चल रही हैं, और डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को एक एंटी वॉर प्रेसिडेंट क्लेम करते आ रहे थे इतने अरसे से, और यकदम से ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू हमें पता लगता है कि आयतुल्लाह खमेनी को शहीद कर दिया गया। क्या आपकी इस तरह की कोई तवक्को थी? हाँ, बिल्कुल इस तरह की तवक्कात थी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उस तरह कोई इक़दाम उठाएगी, क्योंकि पिछले साल जून के अंदर 12 रोज़ा जो जंग हुई थी, उससे पहले भी जो है वो मुज़ाकरात चल रहे थे। और मुज़ाकरात से गालिबन शायद मुज़ाकरात के जो दूसरे राउंड से पहले ही अमेरिका ने जो है वो इसराइल ने ईरान पे हमला कर दिया, और बाद में ट्रंप ने इसका क्रेडिट भी लिया कि जो हमला हुआ है, इस हमले के अंदर यूएस की जो है वो ग्रीन लाइट शामिल थी। और इस तरह की तवक्कात थी कि हाँ, जो ये राउंड भी चल रहा है, इसके अंदर भी जो इसके दरमियान में भी जो है वो इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। और अगर हम देखें, पूरा मुआयना करें, जो भी क्या कहते हैं इसके, ईरानी सियासतदान हो गए, ईरानी मिलिट्री कमांडर्स हो गए, उनके बयानात अगर हम सुने, तो हमें ये मालूम होता है कि वो भी इतना, जिससे आप ये कहते हैं कि मुज़ाकरात से इतनी तवक्कुआत नहीं लगाए हुए थे। और उनको मालूम था कि इस तरह की कोई सिचुएशन जो है वो आ सकती है। दे वर स्मेलिंग अ रैट। यस, हमेशा हाँ। उनको अंदेशा था कि इस तरह की कोई सिचुएशन जो है वो डेवलप हो सकती है, और वो तैयार थे किसी भी इस तरह के सिनेरियो के लिए। हाँ, जंग से पहले एक जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, उन्होंने एक अपनी स्टैंडिंग बना ली थी विदिन दी सिस्टम, जिसको ईरान में सिस्टम कहते हैं, निज़ाम। और निज़ाम के अंदर उन्होंने बाकायदा अपनी एक पोजीशन बना ली थी वो और शायद उनको एक ओपनिंग नज़र आ रही थी कि कुछ ना कुछ जो है वो कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। और ये कहा भी जाता है कि अब्बास अरागची के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं स्टीव विटकॉफ़ के साथ, जो शायद वो खुद अ, इसे कहते हैं कि पब्लिकली नहीं बयान करते इस चीज़ को, क्योंकि अगर वो बयान करेंगे तो वो इम्पीच हो जाएँगे मजलिस में। सो और पेज़ेश्कियान एडमिनिस्ट्रेशन के काफ़ी लोग जो हैं वो इम्पीच हो चुके हैं, मिनिस्टर्स जो हैं। सो एक ब्रेक थ्रू की भी तवक्को थी, लेकिन ज़्यादातर जो है वो अंदेशा यही था कि प्रेसिडेंट ट्रंप कोई इस तरह का इक़दाम उठाएँगे। और जिस तरह वो जिसे कहते हैं कि एक इज़राइली नैरेटिव भी है जो काफ़ी
उसको फैलाया गया है वो ये है कि ईरान बहुत वीक है। जंग से पहले ये नैरेटिव जो है बहुत डोमिनेट कर रहा था कि आप जिसे कहते हैं गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दें और जो है वो सब जो है ईरान जिसे कहते हैं कि इट इज़ वो कहते हैं कि फ्रूट राइप फॉर ठीक है ना? तो और उससे पहले जो एक इस पूरे परसेप्शन को डेवलप जो ये पूरा परसेप्शन डेवलप हुआ, ये जनवरी में ज़्यादा हुआ क्योंकि जनवरी के अंदर जो है मुज़ाहिरे ईरान के अंदर हुए, बहुत बड़े मुज़ाहिरे हुए और 2000 मासा अमीनी जो प्रोटेस्ट थे उससे भी ज़्यादा बड़े मुज़ाहिरे 2000 अभी जनवरी के अंदर इससे मेरे जहन में एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि क्या वो जो प्रोटेस्ट थे वो जेन्युइन थे या वो भी वेस्टर्न बैक्ड थे? वो प्रोटेस्ट जेन्युइन थे वो जो बाज़ारी जो हैं तेहरान के अंदर वो उन्होंने ये प्रोटेस्ट शुरू किए थे और वो बहुत अरसे से बहुत सा मतलब बल्कि शुरू से ही जब से इनकलाब आया है उससे पहले से वो जमहूरियत इस्लामी ईरान का जो पूरा जैसे मैंने कहा निज़ाम है पूरी एक तरह से आप ये उसको आसान अल्फाज में एस्टेब्लिशमेंट कह लें, वो उसका हिस्सा बन रहे हैं। वो अवाम और जो रूलर्स हैं उनके दरमियान एक लिंक रहे हैं। और उसके बाद उनकी जगह जो है ज़्यादा पासदारान इनकलाब ने ली क्योंकि पासदारान इनकलाब ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्री की तरफ आ गई, इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं उनकी तरफ आ गई। लेकिन उससे पहले जो ये बाज़ारी हैं, बाज़ार के जो लोग हैं तेहरान में, ये लोग वो थे कि जो बाज़ारी टर्म यूज़ करते हैं इनके लिए? हाँ, ब अच्छा। ब ये वो लोग थे कि जो अवाम और हुक्मरानों के दरमियान एक लिंक थे क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अगर मईशत की बात की जाए, तो इनका एक काफ़ी अहम किरदार था। तो इन्होंने ये मुज़ाहिरे शुरू किए थे और ये मुज़ाहिरे शुरू हुए थे करेंसी जो ईरान की जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट की थी इस वजह से और काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो सेविंग्स हैं, वो रातों-रात जो है वो जिसे कहते हैं ना कि उड़ नहीं उड़ सकता। गई सारी। सो ये मुज़ाहिरे बल्कि जेन्युइन थे। हाँ, इन मुज़ाहिरों के अंदर बाकायदा जो है वो फ़ॉरेन एलिमेंट शामिल होता है। उसकी वजह ये है कि उससे एक जैसे मसलन जैसे अभी रज़ा पहलवी ने कह दिया कि जी, जिस तरह जनवरी में हमारी जिस तरह वो कहता है कि जी मेरी एक इमॉर्टल गार्ड है ईरान के अंदर, ठीक है ना? और उन्होंने जिस तरह की बहादुरी उसके कहने के मुताबिक जिस तरह बहादुरी के जो उन्होंने झंडे गाड़े। हाँ, झंडे गाड़े उस दिन ये वो तो उससे पता चलता है कि हाँ, कुछ इस तरह के लोग भी थे। इसराइली इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। क्योंकि इन मुज़ाहिरों के अंदर एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा यूनिक थी वो ये थी कि एक तो ये कोर में हुए, पेरिफेरी में नहीं हुए। मेनलैंड। हाँ, आप ज़्यादातर तवक्कात की जाती हैं कुर्द इलाकों में अभी भी हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी तवक्कात की जाती है कि बलूच इलाकों में ज़्यादा होंगे। और लेकिन ये कोर में ज़्यादा हुए। इसमें जो है वो बाकायदा बाज़ार के लोग थे, ठीक है? इसमें ये भी एक यूनिक चीज़ थी। दूसरा इसमें एक और यूनिक चीज़ वो ये थी कि ये इकोनॉमी पे हुए थे। इकोनॉमी पे जब कोई प्रोटेस्ट होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हर सोशल क्लास उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। वो ठीक है? स्नोबॉल कर गया बहुत ज़्यादा हाँ, आगे। और हर सोशल क्लास इन्वॉल्व होती है। ईरान में जब भी मुज़ाहिरे हुए तो या तो मसलन मासा अमीनी प्रोटेस्ट जो हुए वो बाकायदा एक सोशल जिसे कहते हैं कि एक सोशल ग्रीवेंस था उनका और इस वजह से हुए थे उनके लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक है। इसका मतलब है कि हर सोसाइटी का आदमी जो है वो निकल के वो प्रोटेस्ट करता था। पेंट अप एंगर अंदर यस। था उनके एक। और एक और चीज़ जो है वो ये थी कि ये प्रोटेस्ट बहुत वायलेंट है, दोनों तरफ से। बाकायदा फेटल भी थे। हाँ, बाकायदा दू वहाँ से जो वीडियोज़ आई उनमें देखा गया कि भई पुलिस वालों को जलाया गया है, बसीज वालों को बाकायदा जलाया गया है, मारा गया है। और फिर जो दूसरी अगली उस तरफ से जो तस्वीर आई, वीडियोज़ आई उसमें ये भी देखा गया किस तरह बसीज वाले लोग जो हैं वो प्रोटेस्टर्स को टारगेट कर रहे हैं और मतलब फ़ोन में लत-पत पड़े। तो ये बहुत वायलेंट था दोनों तरफ से। एक ये भी एक चीज़ थी कि शायद कुछ अपोज़िशन इरानियन जो अपोज़िशन है उनके हलकों में ये एक जिसे कहते हैं कि वो एक रियलाइज़ेशन थी कि जब तक हम वायलेंट नहीं होंगे, तब तक जो ये नहीं कुछ इनका बज नहीं होगा, कुछ हाँ, मूव नहीं होगा। कुछ मूव नहीं होगा, हम इनका तख्ता नहीं उलट पाएँगे। तो ये जो प्रोटेस्ट थे और फिर उसके बाद जो है वो ट्रम्प ने एक ट्वीट किया था ट्रुथ सोशल पे गालिबन उन्होंने एक बात की थी कि भई अगर ईरान ने जो है वो इन पे गोली चलाई, तो हम जो है हम अटैक इंटरवेन करेंगे, हाँ, बिल्कुल मुझे लेकिन याद उन्होंने है। किया नहीं। आप टाइम की बात कर रहे थे, अब्दुल्ला मैं आपकी तरफ आऊँगा कि उन्होंने टाइम की बात की कि टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, मुख्तलिफ सिचुएशंस हो रही थी, पाइल अप हो गया था, लोगों का एक एंगर था डोमेस्टिकली, फिर अमेरिका का अपना उन्होंने एक रिवेंज लेना था, जो खामख़ा उन्होंने लेना होता है। और तीसरा इस टाइम के हवाले से मैं ये कहूँगा कि इसराइल जो हमेशा से अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है।
ये आखिर ऐसा क्या टाइम था कि किस वक़्त नेतन्याहू ने या मोसाद ने किस तरह सीआईए को और डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस कर लिया कि आप अटैक करें? ये आप क्या समझते हैं कि क्यों इतना आखिर क्या मजबूरी थी अमेरिका की? बेसिकली ये कहानी शुरू होती है 1979 से, जब इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में आया था। तो जब 1979 का वक़्त था, जिस वक़्त शाह की हुकूमत थी, वो बहुत ज़्यादा प्रो अमेरिकन थी और उस वक़्त कोल्ड वॉर अपनी पीक पे थी। तो उस वक़्त अगर आप दुनिया के मैप को देखें, तो दुनिया में सोशलिज़्म का राइज़ अपनी पीक पे पहुँचा हुआ था। अमेरिका वियतनाम में 75 में हार चुका था और इस पूरे खित्ते में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं था, जो अमेरिका का स्ट्रॉन्ग होल्ड हो, एक बैकयार्ड के तौर पे काम करे। पाकिस्तान में उस वक़्त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी, जिन्होंने इस्लामिक सोशलिज़्म का नारा लगाया हुआ था। तो उस वक़्त ऑल ओवर द वर्ल्ड सोशलिज़्म अपने राइज़ पे था और अमेरिकन्स काफ़ी फ़िक्रमंद थे कि किस तरीके से हमसे, जो उन्होंने पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट शुरू की थी 1945 में, बेसिकली कट पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द हैरी एस ट्रूमन, हू वाज़ देन अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो ईरान की जब शाह की रिजीम गिरी, तो अमेरिकन्स को बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई कि अब हम क्या करेंगे? इवेंचुअली पाकिस्तान में एक ज़िया-उल-हक की हुकूमत आई, लेकिन उनके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हो गए। तो उस वक़्त से अमेरिका की नज़रों में ईरान खटक रहा था, इस्लामिक रिजीम ऑफ ईरान, क्योंकि ईरान के पास दुनिया के चौथे सबसे ज़्यादा बड़े ऑयल रिज़र्व्स हैं। और इज़राइल का जो बेसिकली, जिस तरीके से आपने कहा कि बेसिकली दे आर द बेसिकली फैक्टर्स हू बेसिकली ड्रिवन द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। तो उन नेतन्याहू की उस वक़्त की जो इज़राइली रिजीम थी, उससे पहले उस वक़्त इसहाक राबीन और मेनाशेम बेगन थे। हुँ। उन्होंने सिक्स जब से इज़राइल की एग्ज़िस्टेंस, उसकी बुनियाद रखी गई है 1948 में, उन्होंने तमाम थ्रेट्स को अपने एलिमिनेट किया है। क्योंकि बेसिकली वो अपनी सर्वाइवल की जंग उसे कहते हैं। इजिप्ट के साथ उन्होंने पहले जंग लड़ी 67-73, इवेंचुअली उन्होंने पीस ट्रीटी कर ली, कैंप डेविड अकॉर्ड 78 में हो गए अनवर सादात की हुकूमत से। उसके बाद उन्होंने लेबनान को बॉम्ब करना शुरू कर दिया 1980s में ही, और वहाँ पे एक जो थ्रेट इमर्ज हो रहा था, उसको उन्होंने एलिमिनेट किया। उसके बाद जो मिडल ईस्ट में उन्हें जो चैलेंज कर रहा था, वाहिद जो ताकत थी, वो थे इराक, सद्दाम हुसैन की रिजीम। 2003 में आके उन्होंने वो भी इवेंचुअली उस थ्रेट को भी एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद सीरिया के अंदर बशार अल असद की रिजीम थी, जो बहुत हद तक उन्हें रेज़िस्ट कर रही थी। रेजिस्ट कर रही थी। इवेंचुअली 2025 में ही बशार अल असद की रिजीम को भी उन्होंने सक्सेसफुली ख़त्म कर लिया। फिर अब ईरान एक वाहिद जो इस वक्त कंट्री था पूरे मिडिल ईस्ट में। ईरान इज़ बेसिकली द ओनली कंट्री हुज चैलेंजिंग द इजरायली एग्जिस्टेंस बेसिकली। जो इसराइल का एक हेजेमोनिक डिज़ाइन है मिडिल ईस्ट के रीजन को लेके, तो उसको बेसिकली चैलेंज जो वाहिद कंट्री इस वक्त मिडिल ईस्ट में कर रहा है, वो ईरान कर रहा है। पीपल से कि इट्स ऑल अबाउट न्यूक्स, नो, न्यूक्लियर। इट्स नॉट ऑल अबाउट न्यूक्स। नहीं, इट्स नॉट ऑल अबाउट एंड आई न्यूक्स। एग्री। It's about political regime of Iran who's basically challenging the existence of Israel. तो बेसिकली जो जिस तरीके से ये अमेरिका की जंग नहीं है। अमेरिका में जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उनकी यही डिबेट है कि अमेरिका की बेसिकली जंग ही नहीं, अमेरिका को तो बेसिकली ईरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात मुझे यही समझ डेवलप नहीं करने आती यार, चाहिए। ये आखिर ऐसा क्या मजबूरी है कि अमेरिका के लिए अमेरिकन एग्जिस्टेंस ज़्यादा ज़रूरी है या इजरायली एग्जिस्टेंस ज़्यादा ज़रूरी है कि हर प्रेसिडेंट को आके इन्फ्लुएंस कर लेते हैं लोग। जॉन एफ कैनेडी है, उसने एक एंटी इजराइल स्टेटमेंट दिया, कुछ अरसे बाद उसकी लाश पासूली मिली सबको। याद होगा, हमने ये पढ़ रखा है, देख रखा है। तो मैं यही, मेरा दिमाग ये चीज़ गैदर नहीं कर पाता कि एक फार फ्लंग एरिया के अंदर एक कंट्री है जिसको आपने खुद बाय डिज़ाइन एक मज़हब के नाम के ऊपर बनाया है। और उसके बाद आपको पता है कि उसने पैलेस्टाइन के साथ क्या किया, आपको पता है कि उसने लीबिया के साथ क्या किया, सीरिया के साथ, अब लेबनान के साथ क्या कर रहा है। मतलब लेबनान तो इस जंग के अंदर एक, मैं ये समझता हूँ कि वो मासूम लोग हैं। हिज़्बुल्लाह तो चलो एक फैक्शन है जो उनके खिलाफ फाइट कर रहा था, उसके उन्होंने तो सबके साथ ही लड़ाई शुरू कर दी। और अब तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल्स कह रही हैं, दुनिया भर के यूनाइटेड नेशंस के लोग कह रहे हैं कि भाई लेबनान के अंदर जिस किस्म की वायलेशंस हो गई हैं, उनकी जितनी जिस हद तक कंडेमनेशन की जाए वो कम है। तो इसी बात को हम आगे ज़रा थोड़ी-सी तवालत देंगे। अवैस, मैं आपकी तरफ आऊँगा। तो अवैस, हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इन्होंने बात की कि अमेरिका के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं या इवन डेमोक्रेट्स की तरफ से भी जिस किस्म का एक प्रेशर आ रहा है कि हमारी जंग नहीं थी, इस जंग में नहीं जाना चाहिए था। तो आपको लगता है कि फ्यूचर के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो होते हैं, जिनको इसराइल के साथ एक बहुत लव अफेयर होता है, इसराइल का जो लॉबी है उसका असर कम होगा इस जंग के बाद या बढ़ेगा?
देखिए, इस जंग में जो डिपेंड ये करता है कि इस जंग के रिज़ल्ट्स क्या होते हैं। मसलन अगर कि अमेरिका इस जंग में फँस जाता है या अमेरिका जिसे कि कहते हैं कि उसको बहुत जानी नुकसान होता है, माली नुकसान तो हमें नज़र आ रहा है। मसलन ये कि जितना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, उसको बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुँचा है और अभी रिसेंट एक रिपोर्ट भी आई है आलमी जरीदे की कि अमेरिकी जो फ़ौजी हैं और सारा सिक्योरिटी पर्सनल है, वो रिमोटली काम कर रहे हैं, अपने बेसिस में काम नहीं कर सकते क्योंकि उनको जो है वो बेहतर पे निशाना बनाया जा रहा है ईरान की तरफ से, मिसाइल्स और ड्रोन्स के ज़रिए। सो जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है और अगर उनको ज़्यादा जानी नुकसान हुआ और वो अमेरिका ज़्यादा इस जंग में जिसे कहते हैं धँस गए, तो एक परसेप्शन तो बन जाएगा अमेरिकन पब्लिक में कि इसराइल ने हमें जो है वो इस जंग में फँसाया है और हम हारे हैं, ठीक है? ये काफ़ी बड़ी नो विल एक वॉर टाइप। या और हम हारे हैं। ऐसा नहीं है कि इसराइल ने कि चलो हमें एक जंग में फँसाया है और हम वहाँ से आसानी से जीत के निकला है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर अमेरिका हारा है, अमेरिका फँस चुका है और इसराइल ने हमें इस जंग में फँसाया है, तो उसके जो है वो नताइज बहुत ही डिफरेंट होंगे। और ख़ास तौर पे अमरीकी कुछ लोग जो अमेरिका में ऐसे हैं कि जो और इसराइल में भी ऐसे हैं जो काफ़ी जिसे कहते हैं कि एक मज़बूत अमरीकी स और इसराइली ताल्लुकात के हक़ में हैं, वो ये कह रहे हैं, वो खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि अगर नेतन्याहू ने स्टेप लिया है और अगर अमेरिका फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें धँस जाता है इस जंग के अंदर, उसको काफ़ी जानी नुकसान होता है। तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो अमरीकी और इसराइली जो रिलेशनशिप है, ये बायलैटरल रिलेशनशिप है, इसको एक धचका लगेगा लॉन्ग टर्म के लिए। हम ये देख रहे हैं कॉलेजेस, कैंपसेस में तो हम देख रहे हैं अमेरिका के अंदर कि किस तरह एक प्रो फ़लस्तीन एक नैरेटिव जो है वो काफ़ी बिल्ट हो गया है और एक जिसे कहते हैं कि गज़ा में जो जेनोसाइड हुआ है, इसकी वजह से लोग जिसे कहते हैं काफ़ी यंग जनरेशन जो है अमेरिका के अंदर, वो काफ़ी बोल रही है इसराइल के खिलाफ और लेकिन ये साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ट्रम्प जैसा बंदा आता है, अपने आप को फ्रेंड ऑफ इज़राइल बताता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी को बंद कर देता है, एनवाईयू को बंद, जो आइवी लीग यूनिवर्सिटीज़ जिनको टॉप शेल्फ यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर किया जाता है, जहाँ से लोग निकलते हैं आज़ादी ख़याल, आज़ादी इज़हार राय पे यकीन रखते हैं इंसानी हकूक़ पे। उनको आके अमेरिकन प्रेसिडेंट बंद कर देता है, हार्वर्ड की फंडिंग कट कर देता है। तो ये भी उसको तो देखने में उसको आया। कट करनी पड़ी। ये भी एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड सी चीज़ है ना, कि उसको ये चीज़ करनी पड़ी क्योंकि उसको पता है कि भई कि यहाँ पे जो है वो कितना एक जिस तरह से देखिए इसराइल के जिसे कहते हैं कि जेनोसाइड के खिलाफ, उसके ऑक्यूपेशन के खिलाफ एक नैरेटिव बन चुका है और एक मतलब कि जो नौजवान हैं उनकी राय इसराइल के खिलाफ है, जो कि हक पे भी है उनकी राय। और दूसरा ये कि ये काफ़ी एक मल्टी लेयर्ड रिलेशनशिप है। इसको अगर हम कहें कि मसलन अमेरिका की जो पुरानी पिछली जनरेशन्स थी वो इसराइल के हक में थी। लेकिन अभी जनरेशन जो है वो इसराइल के हक में नहीं है। और सिर्फ़ ये जनरेशन वाइज़ इस ये एक वो नहीं है, क्या कहते हैं फाउंडेशन नहीं है। काफ़ी और चीज़ें हैं, मसलन एक बहुत मज़बूत लॉबी है, एपेक है, ठीक है? जो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू इज़राइल की बड़ी सपोर्ट है, यूएस के अंदर कह तो है। सकते हैं। दूसरा ये है कि एक जो आपका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, अमेरिका जितने हथियार बेचता है इसराइल को, एड के थ्रू कुछ भी करके, तो उससे कमाता कौन है? मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कमाता है, ठीक है? उसकी काफ़ी एक तरह से रसाई है अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। फिर उसके बाद ये है कि आपके जो इवांजेलिस्ट हैं, जो डेंजरस बिल्कुल। क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं, उनका भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है अमेरिकन पॉलिटिक्स में। ख़ास तौर पे अभी जब राइट विंग पॉलिटिक्स का ज़्यादा उरूज हमने देखा, वो राइट विंग के जो काफ़ी इस्लामोफोबिक है। ठीक है? जिस तरह के हम लोग देखते हैं, पैट हेग्सेट को देखें मतलब में इस तरह के केविन लोग लेविट को देख लें, हाँ, इस तरह के लोग जो जो है वो स्टेटमेंट्स आ रहे होते हैं। इस तरह के लोग जो ऊपर आए हैं मतलब कि वो बहुत इस्लामोफोबिक हैं और जिसे कहते हैं कि और जो राइट विंग पॉलिटिक्स है वो काफ़ी जिसे कहते हैं प्रो इसराइल है और ट्रम्प के नेतन्याहू को जो है वो इतने सालों बाद एक सदर मिल गया जो इतना आप ये कह सकते हैं कि इतना अहमक था कि वो एक काम कर ले। ठीक है? क्योंकि और वो ट्रम्प काफ़ी चीज़ों को पर्सनल भी लेता है और नेतन्याहू ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और अभी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट भी आई है जिसके अंदर ये कहा गया है कि नेतन्याहू ने बाकायदा ट्रम्प को इस चीज़ को मनाने के लिए एक तो उसने कहा कि हमारे पास सबसे अच्छा मौका है ख़ामेनी को एलिमिनेट करने का और अगर हम इसको एलिमिनेट करेंगे, साथ टॉप लीडरशिप भी एलिमिनेट होगी, तो लोग उठ जाएँगे, मुज़ाहिरे शुरू हो जाएँगे और ये वो सब। दूसरा उसने उसको एक जिसे आप कहते हैं कि पर्सनली उसको ट्रम्प को जो है उसने छेड़ा, वो ये कह के छेड़ा है कि देखें, इन्होंने आपको असैसिनेट करने के लिए
बाकायदा एक आदमी हायर किया था और आपको असैसिनेट करना चाहते थे। देखिए, जब वो प्रेज़िडेंट नहीं था बीच में, जब वो प्रेज़िडेंट नहीं था इलेक्शन कैंपेन चल हाँ, रही थी। तो मतलब कि ये जो पर्सनल उसने एक जिसे कहते हैं कि एक यूज़ की ट्रम्प के खिलाफ पर्सुएसिव यस। होकर। सो और नेथन्याहू और दूसरी बात ये है कि इसराइल के अंदर अक्टूबर 7 से पहले बहुत ज़्यादा मुज़ाहिरे हो रहे थे नेतन्याहू के खिलाफ और इज़राइली सोसाइटी बहुत डिवाइडेड थी। लेकिन ये है कि जब ये अक्टूबर 7 हुआ, तो हमने देखने को मिला कि इज़राइली सोसाइटी जो है वो यूनाइट हो रही थी। फिर जब हमने देखा कि इस गज़ा की जंग बहुत ज़्यादा खिंच गई, तो वहाँ पे वापस से इख्तिलाफ़ात शुरू हो गए। लेकिन जो ईरान का मामला है, ईरान एक ऐसी चीज़ है जो बाकायदा तमाम इस्राएली सोसाइटी के अंदर जितने भी हलके हैं, सियासी हलके हैं, सोशल हलके हैं, उनके अंदर एक तरह से कंसेंसस है कि ईरान एक थ्रेट है, उसको एलिमिनेट करना है। तो जो ईरान की जो एक चीज़ है, एक तो ये है कि हाँ, इस्राइल एक अपनी डोमिनेशन चाहता है पूरे रीजन के अंदर, वो तो एक आम वो बात है साफ-सी बात है कि वो उनको में एक प्रीएम्प्टिव सिंड्रोम भी है। दूसरा ये है कि इंटरनली जो उनके मामलात हैं, उनको भी जिसे कहते हैं हैंडल करने के लिए वो ईरान की थ्रेट का सहारा ले रहे हैं कि ईरान जैसे इसी तरह से जो है हम सोसाइटी को यूनाइट कर पाएँगे, इसी तरह से जो है मुल्क हमारा आगे चलेगा। ये देखिए ईरान एक थ्रेट है और जिसे कहते हैं कि यूनिटी फॉरेन इज़राइल पॉलिसी की फाउंडेशन या उन्होंने अपनी ईरान पॉलिसी बना ली। हाँ, और ये भी एक क्या कहते हैं उसको चीज़ है कि अमेरिका हम कहते हैं कि जी बिल्कुल इसराइल का इन्फ्लुएंस है और इसराइल करवा रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखें कि ईरान जो है इस पूरे रीजन के अंदर देखें अगर कोई मुल्क है जिसकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, तो वो ईरान। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ये है, अब ये अलग डिबेट है कि जी क्या ये पॉलिसी ठीक है? क्या इससे ईरानी है लोगों को डिपेंडेंट हाँ, क्या ईरानी लोगों को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। या नुकसान कुछ भी हो, वो अलग डिबेट है लेकिन है इंडिपेंडेंट। तो ये भी एक तरह से एक आप ये कह लें कि अमरीकियों को समझ नहीं आती कि जब तमाम मुल्क जो हैं वो एक तरह से इस निज़ाम में हमारे साथ रचे एज़ हुए हैं। सर्वेंट्स चल रहे हैं। ये मास्टर सर्वेंट्स स्लेव आप रिलेशनशिप है। सर्वेंट्स कह लें अगर आप थोड़ा इसको एक तरह से आप कह लें कि थोड़ी पार्टनर्स कह लें, सो आपने ईरान फिर इसमें शुगर कोट कर दिया है या पार्टनर्स कहकर। अभी मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊँगा। हमने ये भी देखा है कि ईरान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की आपने बात की है, तो कुछ हमारे शेखडम्स भी हैं, साथ थोड़े से वो जो पेट्रो डॉलर्स के थ्रू अपनी जिनकी मईशतें खड़ी हैं। तो मैं ज़रा आपकी तरफ आऊँगा अब्दुल्ला, मुझे ये बताएँ कि ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वो तो बड़े हम समझते थे कि भई जी वो इंडिफैटिगेबल हैं और दुबई की जब हम तरक्की देखते हैं तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अय्याशी का अड्डा है, दुनिया जहान से यहाँ पर लोग अय्याशियाँ करने आते हैं। रियाद जो है विज़न 2030 चल रहा है वहाँ पर। लेकिन दे आर फॉलिंग लाइक नाइन पिन्स। ये क्या हुआ है? मतलब इज़राइल के ऊपर अपना यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर इतनी ओवर रिलायंस, इतनी ओवर डिपेंडेंस कि आप अपना सब कुछ भुला चुके हैं। आपके ऊपर ईरान ड्रोन अटैक्स करता है। आपके पास अपना कोई डिफेंस मैकेनिज़्म ही नहीं है। आप कभी पाकिस्तान के पास हाथ जोड़े फिर रहे हैं, जिसको पहले तड़ियाँ लगाते थे कि हमसे ये तेल हम तुम्हारा जो है रोक देंगे अगर तुम हमसे नहीं लोगे, ईरान से लोगे। आज आप हर जगह जाकर मिन्नतें तरले कर रहे हैं। गल्फ स्टेट्स के साथ क्या हुआ है यार? बेसिकली एक आर्टिफिशियल बबल था जो बस्ट हुआ है। किसी भी मुल्क में दुनिया में जब से हम 20th सेंचुरी में और 21st सेंचुरी में एंटर हुए हैं, दुनिया में जहाँ भी पॉलिटिकल सिस्टम है, जहाँ पे भी जो एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं या जहाँ पे भी रूलिंग क्लास होती है, वो अपनी जो लेजिटिमेसी है वो ड्राइव करती है पब्लिक से। जो वहाँ दुनिया भर में रूलर होते हैं, उनकी कहीं न कहीं, किसी न किसी पॉइंट पे एक पब्लिक रिप्रेजेंटेशन वो पब्लिक की नुमाइंदगी करते हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ में तमाम जो शेखडम्स हैं, इनके पास कोई पब्लिक लेजिटिमेसी है नहीं। बिल्कुल। जिसकी वजह से इन्होंने एक आर्टिफ़िशियल इनका बबल क्रिएट हुआ हुआ था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की है, यहाँ पे बहुत विज़न 2030 की बात हो रही थी कि जिस तरीके से सऊदीया में शुरू हो रहा है। बट दे ऑल आर मोनार्कीज़। इसी वजह से जब से ये ईरान का अटैक शुरू हुए कंटिन्यूअस, तो ये अपनी एक्ज़िस्टेंस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान इनसिक्योर है। हो गए, क्योंकि इसका ये है कि स्टेट को तो खतरा नहीं है, स्टेट कहीं नहीं जा रही। ये जो शेखडम्स, मोनार्कीज़ है ना, इन्हें खतरा है। जब ब्रिटिश एज ऑफ कॉलोनाइज़ेशन में वर्ल्ड को केक की तरह डिवाइड कर रहे थे और ब्रिटिश और फ्रेंच और जर्मन्स के बीच एक बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुई थी बिल्कुल, स्क्रम्बल ऑफ अफ्रीका की, जिसमें उन्होंने लिटरली पूरी दुनिया को केक की तरह डिवाइड किया था। ऐसे ही। उस टाइम पे इन्होंने जब ऑटोमन एम्पायर जब वर्ल्ड वॉर 1 में इवेंचुअली डिफीट हुई उसे और उसके हिस्से बखरे किए गए, तो इन्होंने इन तमाम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को उनके रिसोर्सेज़ के मुताबिक काटा। मतलब जिसके पास जितने ज़्यादा रिसोर्सेज़ थे उसको उतना छोटा बनाया। कतर, कुवैत
और यहाँ पे उन्होंने मोनार्कीज़ को ओमान यहाँ पे उन्होंने मोनार्कीज़ जो वहाँ पे हाउस थे, हाउसेस हाउस ऑफ सऊद्स हो गए, हाउस ऑफ थानीज़ हो गए, हाउस ऑफ ये राशिद अल मख्तूम जो है, इसके अलावा नाहयान हाउस ऑफ अल नाहयान हो गए, इनको इन्होंने मुल्कों की वो सरबराही दे दी। अ, हुआ ये कि ये जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, बहुत से लोग इसको एक ओवरऑल अरब उससे करने के लेंस से कोशिश करने की कोशिश करते हैं, बट मैं इसमें एक डिस्टिंग इसको करता हूँ इस तरीके से करता हूँ कि इराक भी अरब है, सीरिया भी अरब मुल्क है, लिबिया भी अरब मुल्क है। बट हुआ ये कि जब वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हुआ, तो यहाँ पे इन्होंने इसी तरीके से तमाम शेखडम्स ही क्रिएट की थी। इजिप्ट में शाह फारूक थे, लिबिया में शाह इदरीस थे, इराक में शाह फैसल थे। शाह फैसल वो सऊदीया वाले नहीं, दूसरे शाह फैसल। तो यही थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अरब नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा था और एक सोशलिज्म की वेव भी थी, तो यहाँ पे इवेंचुअली बातिज़्म का आगाज़ हुआ। जमाल अब्दुल नासिर रेवोल्यूशन ले आए इजिप्ट में, बास पार्टी लिबिया में वो ले आए। इट शोज़ के जो ये सोसाइटीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली मैच्योर हैं और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली ये इवॉल्व हुई एज़ कम्पेयर टू जीसीसी कंट्रीज़, जो मॉडर्न डे हम ये अरबियन पेनिनसुला देखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अपनी एग्जिस्टेंस को लेके इसीलिए इतनी इनसिक्योर है, और इन्होंने 1970s में जो पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट है, जो रिचर्ड निक्सन ने इंट्रोड्यूस कराया था, तो इन्होंने इसीलिए डेवलप किया। इन्होंने बेसिकली अमेरिकन से ये डील की कि ठीक है, हम ऑयल को सिर्फ अमेरिकन डॉलर में सेल करेंगे, उसके बदले आप हमें सिक्योरिटी देंगे, हमारी एग्जिस्टेंस को कोई खतरा नहीं होगा। उस वक्त उनके जहन में इसराइल खतरा था। जब 79 में इस्लामिक रिजीम ऑफ ईरान आया, या इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान, जो भी आप कह लें उसे, जब वो आया, तो इन्होंने ईरान को एक थ्रेट परसीव किया, क्योंकि क्योंकि रेवोल्यूशन हमेशा किसी भी जगह में आने के बाद फैलता है वहाँ पे, उसको अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करना होता है। तो इरानियन रेवोल्यूशन स्प्रेड हुआ इराक के अंदर, लिबिया के अंदर, सॉरी लिबिया कह रहा हूँ, लेबनान के अंदर, सीरिया के अंदर। तो इन्होंने अपने आप को काफ़ी इनसिक्योर फ़ील किया, क्योंकि ये वहाबी स्कूल ऑफ ब्रांड इस्लाम को वो प्रोपेगेट कर रहे थे अफ़गानिस्तान में, सेंट्रल एशिया में और हर जगह, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी। तो अ, इ इन्होंने इस चीज़ को कंटेन करने की शुरू की, और एक बेसिकली मुस्लिम कोल्ड वॉर का आगाज़ हुआ, और शुरू से ही लेके ये अपनी एग्ज़िस्टेंस को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे, और अमेरिका पे इन्होंने रिलाई किया। जब इराक ने, सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे अटैक किया, तो फर्स्ट टाइम इन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अमेरिकन गारंटीज़ रिलायबल काम नहीं आ रही। तो इन्होंने इवेंचुअली उस वक़्त के जो शाह खालिद या शाह फ़हद थे, उन्होंने शाह फ़हद थे, उन्होंने अमेरिकन्स को बहुत फ़ोर्स किया कि आप हमें तनहा ना छोड़ें, हमें उस तरह का कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट चाहिए जो आपने जापान, साउथ कोरिया, इज़राइल को दिया हुआ है, कि आपके वहाँ पे फ़ोर्सेस डिप्लॉय हैं। तो अमेरिकन्स ने उनसे बेसेस माँगी, बूट्स ऑन ग्राउंड माँगे कि आप हमें बेसेस दें। उसके बाद तमाम जीसीसी कंट्रीज़ में अमेरिकन बेसेस एस्टेब्लिश होना शुरू हुए। तो 1991 की फर्स्ट गल्फ वॉर के बाद बेसेस एस्टेब्लिश हो गए, और बाद में जो अमेरिका पूरे इस खित्ते में आके बैठ गया, और बेसिकली यहीं से जो सेंटकॉम हेडक्वार्टर वर्जीनिया में, वो यहाँ आके शिफ्ट हो गया। कतर में 5th फ्लीट का जो हेडक्वार्टर था वो बन हो गया। पहले डिगो गार्शिया में था, फिर इधर आ गया। तो बेसिकली जो अरब कंट्रीज़ थे, उनको लगा कि अब वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आने लगी। पहले बैरूत बहुत खूबसूरत शहर होता था दुनिया का, मिडल ईस्ट में बैरूत शिफ्ट हो गया क्योंकि उसे इज़राइल ने बॉम्बार्ड कर दिया, और क्योंकि वहाँ पे सोशलिज़्म की बहुत ज़्यादा एक वेव थी, तो उसको अमेरिकन्स ने भी अपने लिए ख़तरा समझा था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और दुबई उसकी जगह एक नया एक कैपिटल के तौर पे खड़ा हुआ मिडल ईस्ट में। और तो जब दुबई खड़ा हुआ, और 1990s 2000 में इस्टेब्लिश होना शुरू हुआ और बहुत तरक्की हुई, तो गल्फ कंट्रीज़ को ये लगा था कि हम बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं, हमें कोई ऐसा सच खतरा नहीं है। जब 2015 में यमन वॉर स्टार्ट हुई, तो सऊदी मिलिट्री की जो वीकनेसेस हैं, और जो जीसीसी कंट्रीज़ की जो मिलिट्री की जो वीकनेसेस हैं, वो सामने आने शुरू हुई, और इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि आप यमन में फ़ौजें भेजें, जो पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पार्लियामेंट में डिबेट भी उसकी बेसिकली यही है कि जो हमारी जो उस वक़्त जो एस्टेब्लिशमेंट थी, वो ये चाहती नहीं थी कि हम अपनी फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉय करें, तो उन्होंने इस मामले को पार्लियामेंट डेवलपमेंट के हेड बाद में जाके वहाँ पे इस्लामिक मिलिट्री कोएलिशन जो फोर्स है उसके वो लगे। मैं वैसे आपकी तरफ आऊँगा, आप काफ़ी देर से गुमसुम बैठ मुझे ज़रा ये बताएँ कि आपको क्या लगता है कि ये जो जीसीसी है, वैसे ताश की लैंग्वेज में जीसी किसी और चीज़ को बोलते हैं, अब कार्ड्स खेलते हैं। खैर जीसीसी कंट्रीज़ जो हैं,
इनका फ्यूचर आप क्या देखते हैं कि क्या ये मोनार्कीज़ जो हैं ये सारी कोलैप्स कर जाएँगी या इसी तरह चलती रहेंगी? आपको क्या लग रहा है फ्यूचर इसका? प्रेडिक्ट करना तो मुश्किल है, लेकिन ये अगर हम देखें तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाइना के बयानात को लें, जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने जो बयानात दिए हैं या जिस कंट्रीज़ के साथ बात की है, जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने बयान दिए हैं, उससे ये शायद हमें थोड़ा ये साबित होता है, ये अंदेशा ज़ाहिर होता है कि वो ये जिस स्टेट्स को कह रहे हैं कि वो सिक्योरिटी जो उनके मामलात हैं उसमें इकोनॉमी इख्तियार करें, क्योंकि अगर हम पूरा ये वो मसला ये पूरा देखें, वो बैटल ग्राउंड इस वजह से बने हैं क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी मामलात में ऑटोनॉमी नहीं थी। वो अमेरिका के बेसिस इन्होंने वहाँ रखे हुए थे, और ये कि अमेरिका की फर्स्ट प्रायोरिटी इसराइल है कि वो इसराइल को प्रोटेक्ट करे, ठीक है? बजाए कि इन कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के। और ब मसलन जैसे यूएई है, अब यूएई ने अब्राहम अकॉर्ड्स में गए, उसके अपने अलग स्ट्रैटेजिक उनके मामलात हैं, इंटरेस्ट हैं इसराइल के साथ, जो कि यूएई की ज्योग्राफी को भी लेके हैं, उनके अपने निज़ाम को भी लेके हैं, अपने मुल्क के डोमेस्टिक। लेकिन उनका ये था कि अगर वो इसराइल के साथ ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात बना लेंगे तो वो अमेरिकन पावर कॉरिडोर्स में अच्छी तरह से उनको रसाई हासिल होगी। और इसी तरह दूसरी बहरीन की भी यही थी, बहरीन में हमने देखा मुज़ाहिरे हुए हैं बाकायदा, उनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन अहले तशय्युई है, और वो उनकी ईरान के साथ बहुत हमदर्दी है। और हमने ये भी देखा कि शायद ये भी खबरें आई कि सऊदी और जॉर्डेनियन जो एंटी रायट फोर्सेस हैं वो बहरीन पहुंची, और उन्होंने जो है अभी वापस, जैसे जिस तरह 2011 में उन्होंने सप्रेस किया था प्रोटेस्टर्स को, वापस उन्होंने प्रोटेस्टर्स को सप्रेस किया। सो ये रिपोर्ट्स हैं। सो ये है कि हाँ, उनकी लेजिटिमेसी नहीं है अवाम के अंदर। एक मॉडल बाकायदा तैयार कर लिया गया था कि जी देखें, डेमोक्रेसीज़ तो फेल हो जाती हैं हमारे यहाँ पे। ये उन्होंने बाकायदा थिंक टैंक्स के ज़रिए या वैसे उनके जो ऑफ़िशियल उनके जो बयानात थे जब वो यूरोप जाते थे, अमेरिका जाते थे, वो इस तरह के बयानात देते थे कि जी देखें जी, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ चल नहीं सकती, और हमने अपने लोगों को कितना अच्छा रखा हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, हमारा लोगों के साथ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि देखिए हम आपको हर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये है कि सियासी बयाना सियासी जिसे कहते हैं कि उसके अंदर पार्टिसिपेशन या सियासी कोई इस तरह की किसी सियासी एडवेंचर में वो ना पड़े, ठीक है? और मतलब कि उनको हर चीज़ जब उनको प्रोवाइडेड है, हर चीज़ उनको मिल रही है, सो वो क्यों उसे कहते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या ऐसी बात करते हैं, मतलब वो कि एक्सप्लिसिटली नहीं कहते थे, लेकिन वो ये कहना चाहते थे कि मतलब उनका मकसद ये था, ठीक है? कि देखिए यहाँ डेमोक्रेसीज़ काम तो नहीं करती, तो उन्होंने एक तरह से जिसे कहते हैं कि अपनी लेजिटिमेसी उन्होंने इस तरह बनाई कि वी आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग टू द पब्लिक, ठीक है? वी आर वो एक जिसे कहते हैं कि हम बिल्कुल एक इतने फाइनेंशियली सपोर्ट। हाँ, अनस्टेबल रीजन के अंदर हमने उनको एक सेफ हेवन प्रोवाइड की हुई है, और तो ये हमारी लेजिटिमेसी है, ठीक है? अच्छा, मैं इस चीज़ के बारे में आपको एक बात बताऊँ, मैं ये समझता हूँ कि इंसान की आप ज़िंदगी की जितने मर्ज़ी पहलू देख लें, एक वाहिद चीज़ जिसकी कोई कीमत नहीं है ना, वो आज़ादी है। आप जो मर्ज़ी कर लें, मेरे लिए आप दूध और शहद की नहरें बहा दें यहाँ पर, मुझे हर किस्म की सहूलत दे दें, लेकिन अगर मुझे सोचने की, फ़िक्र की, बात करने की, अपने ख़यालात का इज़हार करने की आज़ादी नहीं है ना, तो चाहे आप मुझसे वो सारा कुछ छीन भी लें, मुझे कोई मसला नहीं, मुझे वो आज़ादी दे दें, क्योंकि उसका नेमुल बदल नहीं है बिल्कुल। यही चीज़ हमने लिबिया में देखी, यही चीज़ हमने इराक में देखी। लिबिया के हवाले से बहुत एक हमारी अवाम में परसेप्शन है कि जी देखिए वहाँ तो हर चीज़ थी, तो लोगों ने वहाँ पे अपराइज़िंग क्यों की? हाँ, उसमें फ़ॉरेन एक इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसमें फ़ॉरेन हैंड मुलव्वस हो सकता है, लेकिन ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो बेसिक राइट है। वो देना नहीं। और हाँ, और इसी वजह से जब वो नहीं दिया जाता, और क्या कहते हैं, और तो अवाम खड़े हो जाते हैं। ख़ास तौर पे जब इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी ख़राब चल रही हो और फिर आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना दिया जाए। जैसे हमने बांग्लादेश के अंदर देखा कि वहाँ पर भी जो है वो हसीना वाजद की फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत एड्स फ्यूल टू द फायर। बेसिकली नहीं, अगर हम मसलन हसीना वाजद की फ़ॉरेन पॉलिसी देखें, इंडिया भी खुश है, अमेरिका भी खुश है। बाद में उसने इल्ज़ाम लगाया वो एक सियासी बयान है, हो सकता है। रूस भी खुश है, चीन भी खुश है। आप देखें इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, ठीक है? लेकिन ये है कि अगर इलेक्शन की बात आए तो इलेक्शन सिर्फ़ हसीना वाजद लड़ेगी, ठीक है? और दूसरी नहीं लड़ेंगी, सही है? तो उसमें इन मामलात में ये होता है कि जब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोके हुए होते हैं, सल्ब कर दे। हाँ, सल्ब कर देते हैं, तो उसके बाद आपके आपके बैक ऑफ द माइंड तो ये चल रहा होता है कि जी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है चलती रहेगी। लेकिन जब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो थोड़ी-सी जिसे कहते हैं कि हिचकोले खाती है, तो उस वक़्त जो है ये सारे जो एंगर है दोबारा आ जाते हाँ, हैं सामने। वहाँ क्योंकि आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया नहीं।
आपने तो इतना जिसे कहते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इतना मैच्योर बनाया नहीं कि आप जो है और आप बस पेट ही भरते रहे। हाँ, और जब वो लोग आप किसी तरह जिसे आप कह लें कि नाकाम हुए लोगों को सैटिस्फाई करने में इकोनॉमिक टर्म्स में और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो था नहीं, तो लोग आवाम जो है वो फटती है। तो ये हमने बांग्लादेश के अंदर देखा, ठीक है? और दूसरा तो जो गल्फ स्टेट्स हैं उनकी लेजिटिमेसी ये थी कि देखिए हमने आपको सेफ रखा हुआ है, आप इराक की हालत देखें, आप शाम की हालत देखें और यहाँ पे जो चीज़ देखें आप एक हमने एक तरह से जन्नत बनाई हुई है, कैपिटल फ्लो हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ भी रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही थी और जिसे कहते हैं हमने देखा कि पूरी दुनिया से इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो गल्फ़ आ रहे हैं, वहाँ पे उनको पैसे दिए जा रहे हैं। यस, वहाँ उनको पत्थर के वर्ल्ड कप, बाकायदा सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, वो तो उनकी जो पंजाब फिल्म फेस्टिवल। यस, तो उन्होंने पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को नहीं देखा, उन्होंने इस चीज़ को देखा कि देखें लेकिन अब वो चीज़ चैलेंज हो रही है। वो चैलेंज क्यों हो रही है? क्योंकि अगर आपके मुल्क के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाइल्स गिर रहे हैं, ड्रोन्स गिर रहे हैं, आपका आप यू आर वल्नरेबल, यू कांट डू एनीथिंग। यस, सो इंस्टेबिलिटी है, तो उसको आप जिसे कहते हैं कि इस इंस्टेबिलिटी को आप फिर कैसे मैनेज करें? नहीं है आपके पास। आया जो अमेरिकी बेसिस थे वो आपको फ़ायदा दे रहे थे या वो आपको नुकसान दे रहे हैं? अभी तो ऐसा महसूस हो रहा है कि वो नुकसान दे रहा है, अगर वो अमेरिकी बेसिस ना होता तो शायद ईरान को टारगेट ना करता, ठीक है? तो ये जो है कि इनके लिए एक बहुत बड़ी आप कहते हैं कि एक डिलेमा है। अब यहाँ बोझ हुए हैं वो। यहाँ अब और यहाँ पे अब एक हमें देखने को मिल रहा है कि बाकायदा डिवीज़न है कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल कतर है, कतर की एक अपनी पोज़ीशन है। कतर बहुत कोशिश कर रहा है कि वो इस जंग में ड्रैग ना हो, ठीक है? हालाँकि कतर को भी ईरान ने टारगेट किया है। इसमें सऊदी अरब है। सऊदी अरब की जो पोज़ीशन है, सऊदी अरब बहुत हम ये देखा कि जरीदे वो कह रहे हैं कि जी सऊदी अरब भी शामिल होगा, ये वो, लेकिन सऊदी अरब का भी एक बैक चैनल चल रहा है और सऊदी अरब जो भी है, वो भी नहीं चाहते कि वो इस सब चीज़ों में ड्रैग हों। फिर क्योंकि अगर वो ड्रैग होते हैं, तो आपको पता है कि नीचे जो यमन का जो पूरा फ्रंट है, वो एक्टिवेट हो जाएगा, जो हूसी बागी हैं। वो थ्रेड जो है मज़ीद हो जाएगी, यस, तैयार कर दी। यस। सो उनका भी एक जिसे कहते हैं मेजर स्टांस है। हाँ, वो खुश नहीं है जो ईरान ने जो भी किया। सऊदीया की तरफ हम आते हैं। एक क्वेश्चन मैं ज़रा इनसे पूछ लूँ, बड़ा ज़रूरी है, फिर हम सऊदीया, पाकिस्तान इस तरफ आते हैं। मुझे ज़रा ये बताएँ कि ये रशिया और चाइना जो हम आप ख़ासकर हम आप जैसे आईआर के लोगों से सुनते थे, बड़े-बड़े अंग्रेज़ी के मोटे-मोटे वर्ड सुनते थे, यूनिपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड, सारा कुछ। यार ये तो कहीं आए नहीं, ना रशिया आया, ना चाइना आया। इस जंग में तो दूर-दूर तक उनका असर व रसूख नज़र ही नहीं आ रहा। ये क्या चक्कर हुआ है यार? थोड़ा-सा हमें ये समझाएँ ज़रा। सो बेसिकली ये है कि जब 1991 में कोल्ड वॉर ख़त्म हुई तो यूनिपोलर वर्ल्ड आगाज़ हुआ। अमेरिका एक सुपर पावर के तौर पे इमर्ज हुआ। तो उस वक्त एक रशियन फॉरेन मिनिस्टर होते थे प्रेमाकोव। बिल्कुल। उन्होंने प्रेमाकोव डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस कराई कि नाउ वी आर लिविंग इन अ यूनिपोलर एज, तो हमें उसको चैलेंज करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए एक लाइक माइंडेड कंट्रीज़ का जो इस अमेरिकन हेजेमनी को चैलेंज करे। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया आरआईसी का, रशिया, इंडिया, चाइना। चाइना उस वक्त राइज़ कर रहा था। उन्होंने रशियंस ने, क्योंकि वो फॉर्मर सुपर सक्सेसर ऑफ द सोवियत यूनियन थे, तो उन्होंने चाइना के साथ एक कोलैब किया। और चूँकि इससे पहले कोल्ड वॉर में साइनो सोवियत स्प्लिट हो चुका था और चाइना और जो वो तो हिस्ट्री, तो चले हम उसकी तरफ तो आते हैं। जब लेकिन ये बताएँ कि इस वक़्त इस वक्त यही मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि जब आरआईसी डेवलप हुई और उसके बाद इवेंचुअली जाके हुआ सीरिया में, जब रिजीम चेंज हुआ, तो उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि चूंकि वो रशियन बैक बशारुल असद थे, तो रशिया उनको बेल आउट करने क्यों नहीं आया। अब ईरान की बारी आ गई है, तो ये बेल आउट करने क्यों नहीं आ रहे। बेसिकली मसला ये है कि इस वक्त यूएस ने डायरेक्ट इंटरवीन किया हुआ है और वो रशिया यूएस के सामने नहीं आना चाहते। वो जस्ट लाइक कोल्ड वॉर सिनेरियो। जस्ट लाइक कोल्ड वॉर सिनेरियो, जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई, तो यूक्रेन सामने मतलब वेस्टर्न कंट्रीज नहीं है, बट जो हम देख रहे हैं, जो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है, नेटो तमाम अपनी सपोर्ट इंक्लूडिंग यूएस, तमाम वेपनरी, तमाम टेक्नोलॉजी, तमाम जो मिलिट्री, वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को। तो रशिया इट्स नॉट रशिया वर्सेस यूक्रेन, इट्स रशिया वर्सेस द होल वेस्ट। इसी तरीके से जब ईरान के अंदर यूएस आके स्टक हुआ, तो रशिया और चाइना तो इस मौके की तलाश में थे कि
कोई ऐसा बैटल ग्राउंड मिले जिसमें यूएस आके स्टक हो। और जो ये एक परसेप्शन है कि रशिया चाइना कुछ मतलब कर नहीं रहे, इस वक्त रशिया ने अपने एयर डिफेंस जो मिसाइल बैटरीज हैं वो प्रोवाइड की हुई हैं। जो चाइना की बेदू कॉन्स्टलेशन सिस्टम है, जो उनका सैटेलाइट सिस्टम है, वो डायरेक्ट इंटेल्स प्रोवाइड कर रहा है ईरानियन मिसाइल्स को। ईरान अपने जो मिसाइल की जो वो पोजीशनिंग सिस्टम है, जो बेसिकली उनका वो जीपीएस था, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उससे वो मूव करके बेडू पे आ चुकी। पैकेट सपोर्ट है लेकिन हाँ, ओपन नहीं। उनकी जो बेसिकली मिसाइल एक्यूरेसी है ना, जो हिट करने की प्रिसाइज टारगेट की, वो बहुत ज़्यादा इससे इम्प्रूव हुई है। और इसके अलावा चाइना और रशिया बाकायदा अपने जो रॉकेट प्रोपेलेंट है, जो ईरान मिसाइल के अंदर बेसिकली प्रोपेलेंट लगता है, जो लिक्विड फ्यूल या सॉलिड फ्यूल की शक्ल में होता है, जो बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्टरी को सस्टेन, हाँ, उसकी फ्लाइट पाथ को सस्टेन करने में मदद प्रोवाइड करता है। तो उससे बाकायदा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि रशिया चाइना प्रोवाइड नहीं कर रहे मदद, बिल्कुल वो मदद प्रोवाइड कर रहे हैं और वो प्रोवाइड करेंगे भी। और आगे जाके वो मतलब जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ क्लोज़ हो चुकी है, तो अभी खबर आई थी कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया से सैंक्शंस हटा दिए हैं। तो रशिया के लिए तो फ़ायदा है। तो वो तो इस चीज़ से बहुत खुश हो रहे हैं। और चाइना भी इस चीज़ को ऐसे ही देख रहा है कि बेसिकली व्हाट वी आर सीइंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ इज़ फ्रस्ट्रेशन ऑफ अ डिक्लाइनिंग पावर। जिस तरीके से यूएस ने अपनी तमाम मतलब हार्ड पावर को इतना ब्रूट यूज़ किया है। पावर बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इसके बारे में कहते हैं द मोर यू यूज़ इट, द मोर यू लूज़ इट। क्योंकि क्योंकि पावर डेटरेंस पे वर्क करती है। जितना पावर का खौफ होगा, उतना पावर थ्रेट परसेप्शन। हम बचपन में मेरे वालिद साहब का एक डर होता था कि वो अगर थप्पड़ मारेंगे तो बहुत तकलीफ होगी। लेकिन जब यही चीज़ बार-बार रिपीट हुई तो हम आप बन गए। ढीठ बन गए। तो वो एक खौफ चला गया। तो जब पावर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है तो उसका खौफ वो खत्म हो कहते हैं जाता है। उन्होंने मुझसे इतना कुछ छीन लिया कि मुझसे मेरा खौफ भी छीन खौफ भी छीन लिया। तो ये होता है। और अमेरिका ने अपनी हार्ड पावर को इतना ब्रूट यूज़ किया है फ्रॉम 1945 टिल नाउ कि उसका जो थ्रेट है, उसका जो एक खौफ है ना, वो खत्म हो चुका है, एलिमिनेट। मैं अब थोड़ा-सा बार-बार ये हार्ड पावर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे ये दूसरे सेगमेंट की तरफ ले जाने पर मजबूर कर रहे हैं कि आजकल हम भी एक हार्ड स्टेट में रहते हैं। हमारे जो फ़ील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, जो इस वक़्त बरसर इक़्तिदार हैं, उन्होंने ये पार्लियामेंट से स्पीच करते हुए कहा था कि पार्लियामेंट नहीं सॉरी एक जगह पर स्पीच करते हुए उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट बन चुका है। और ये हार्ड स्टेट जो है, इस टाइम हार्डली डेस्परेटली ट्राई कर रहा है मीडिएशन की एफर्ट्स। ग्लोबल मीडिया कह रहा है कि जी पाकिस्तान मीडिएशन सालसी का किरदार अदा कर रहा है। तो मुझे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हम अक्सर तज़किरा करते रहते हैं, आपस में डिस्कस भी करते रहते हैं। ज़रा इसके ऊपर थोड़ी-सी रोशनी डालिएगा कि क्या पाकिस्तान की इस वक़्त पोज़ीशनिंग ठीक है? आप क्या कहते हैं अवैस? ये डिपेंड करता है हालात के ऊपर। अभी अगर आप ये कहें कि मसलन अगर हम फ़र्ज़ करें कि जंग ना होती, ये जंग ना होती, ये हमला ईरान पे ना होता और सुप्रीम लीडर को जो है वो शहीद ना किया जाता, तो पाकिस्तान एक मेरी नज़र में पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा कर सकता था। उसकी वजह ये है कि अ, जो पाकिस्तान मिलिट्री है, आप एक तरह से कह सकते हैं, इ इनकी एक रेपुटेशन बहुत अच्छी है इन द पेंटागन, ठीक है? और इनकी रेपुटेशन एक बहुत अच्छी है इन ईरान्स पावर कॉरिडोर्स आल्सो। ख़ास तौर पे जब डेलिकेट बैलेंस मेंटेन। या डेलिकेट बैलेंस मेंटेन्ड है। ख़ास तौर पे जब एक एक्सचेंज ऑफ मिसाइल्स हुआ था प्रेसिडेंट रईसी के दौर में पाकिस्तान का 2022 गालिबन 2022 के अंदर जब ये उन्होंने यहाँ पे जैश बदल के लोगों का टारगेट किया था, फिर पाकिस्तान ने बीएलए के लोगों का टारगेट किया था और हालात पैराडॉक्सिकली उसके बाद ठीक होना शुरू हो गए। तो एक ये पाकिस्तान कर सकता था कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाए इसके अंदर। हाँ, ये तब था कि जब मेरी नज़र में जब जंग नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पे जो है वो मामलात बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं और शायद कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से शायद कोई भी मुल्क जो है वो मीडिएट ना कर पाए। उसकी वजह ये है कि 2 फैक्टर्स हैं। एक तो बहुत इज़राइली इन्फ्लुएंस है जो पहले हम बात कर चुके हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी गोल्स के ऊपर। उसको वेव ऑफ नहीं किया जा सकता। यस, उसको वेव ऑफ आप ये कह लें कि इमीडिएटली नहीं किया जा सकता, ठीक है? बाद में हो सकता है या कोई नई एडमिनिस्ट्रेशन आए या फिर एक जिसे कहते हैं कि जिस तरह हमने ओवरऑल जिस तरह बात की कि इसराइल को भी ये पता है कि ये उसका एक लास्ट चांस है, हुँ। ठीक है? इसके बाद कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन आएगी,
इसके बाद क्या मामलात होंगे। ओवरवेलमिंग सपोर्ट नहीं मिलेगी, ओवरवेलमिंग सपोर्ट नहीं मिलेगी, तभी वो ज़्यादा पुश कर रहे हैं। ऑल आउट एफर्ट कर रहा है। ऑल आउट एफर्ट कर रहे हैं। उनको मालूम है, जो इसराइल के अंदर भी जो लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो बाकायदा ईरान को समझते हैं अच्छी तरीके से। मैं ये दूसरे जिसे कहते हैं कि इसराइली मीडिया की बात नहीं कर रहा, जेरूसलम पोस्ट या इस तरह के जरीदों की बात नहीं कर रहा। ऐसे लोग के जो बाकायदा इसराइली फ़ौज में भी सर्व कर चुके हैं और बाकायदा ईरान को समझते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अ, या तो डील हो ईरान के साथ न्यूक्लियर मामलात के ऊपर, या फिर जिसे कहते हैं रिजीम चेंज हो। इसके दरमियान कोई चीज़ नहीं है। और नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है वो रिजीम चेंज की तरफ उसका फ़ोकस है। हाँ, कि ज़्यादा बल्कि रिजीम चेंज भी हम नहीं कह सकते, उनका ये है कि सिविल वॉर हो एक तरह से। ईरानी ईरानी एक दूसरे को ही जो है ना मारें, और जिसे कहते हैं ना, हाँ, और लड़ के जो है ना मर जाएँ। सो उनका जिस तरह अभी अमेरिकी इसराइली जो एम्बेसडर हैं अमेरिका में, उन्होंने को बोला था कि जी बूट्स ऑन द ग्राउंड होने चाहिए, पर वो ईरानी हो। मतलब ईरानी जिसे कहते हैं वो आपस में ही लड़ मर के, जिसे कहते हैं ना, ख़त्म हो जाएँ। ये मुझे आपने बड़ा ज़बरदस्त एक पॉइंट दिया बूट्स ऑन द ग्राउंड का। तो अब्दुल्ला, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सुना है कि अगर इन केस वर्स्ट केस सिनेरियो, खुदा ना खास्ता, मेरे मुँह में खाक, खाकम बदहन, अगर हरमैन शरीफैन के जो खादमीन हैं, सऊदी अरेबिया वाले जो लोग हैं, उनको ये एंगेजमेंट कॉन्फ्रंटेशन हो जाती है उनकी ईरान के साथ डायरेक्ट, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी बूट्स भी ऑन ग्राउंड होंगे? देखिए, जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है, एसएमडीए या एसडीएमए जो भी आप कह लें, तो उसकी अभी तक जो क्लॉज़ हैं वो किसी के सामने तो आई नहीं है, बट जो सऊदी डिप्लोमेट्स हैं जिन्होंने फॉरेन मीडिया से बात की है, उन्होंने कहा है कि हमें इस तरह की गारंटीज़ पाकिस्तान की साइड से प्रोवाइड की गई हैं कि इफ़ वी आर अटैक, सो पाकिस्तान विल कम Will retaliate. विल रिटेलिएट, वेलकम टू द रेस्क्यू। हाँ, विल कम टू द रेस्क्यू। और उसके लिए ये बात की गई है कि कम से कम 3 टू 4 डिवीज़न जो फोर्सेस हैं, जिनमें आर्मर्ड यूनिट और इन्फेंट्री यूनिट्स होंगे, वो ईस्टर्न सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय किए जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली ये मोर देन 100,000 सोल्जर्स मिल जाते हैं। तो अब पाकिस्तान की तरफ से इस पे खामोशी है, कुछ कहा नहीं जा रहा है, क्योंकि अ, ईरान की साइड से भी पाकिस्तान में, क्योंकि 70 टू 18% पॉपुलेशन शिया पॉपुलेशन है। बट मुझे ये होता हुआ लग नहीं रहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ईरान सऊदीया पे अटैक करेगा, क्योंकि ईरानियंस आर प्रैग्मेटिस्ट। वो इज़राइल या उनकी तरह बहुत ज़्यादा जिसे कहना, जो उनके जेन्युइन नेमेसिस हैं। हाँ, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी, उनकी फॉरेन पॉलिसी इमोशनली ड्रिवन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा प्रैग्मेटिस्ट हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो सऊदीया पे कोई डायरेक्ट लैंड अटैक या जिस मेजर कहना चाहिए मेजर स्ट्राइक करेंगे। मिसाइल स्ट्राइक वो कर रहे हैं, बट और उन्होंने बेसिस पे किया है। एम्बेसीज पे किया है। इसके अलावा उन्होंने अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया है जो सऊदी सॉइल पे। और बेसिकली जब से ये एसएमडीए जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो शुरू हुआ था, तो इसमें ये भी एक पॉइंट उठाया जा रहा था कि क्या पाकिस्तान ने न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड की है सऊदीया को, जो कि बहुत ज़्यादा जैमगोइयाँ चल रही थी। चहमगोइयाँ चल रही थी। अब न्यूक्लियर अम्ब्रेला अगेंस्ट whom? क्योंकि ईरान के पास तो न्यूक्लियर वेपन है नहीं अभी तक। तो किसके खिलाफ पाकिस्तान ने न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड की? क्योंकि न्यूक्लियर अम्ब्रेला उस वक़्त प्रोवाइड की जाती है जिस तरीके से नेटो को प्रोवाइड की हुई है अगेंस्ट रशिया, यूएसए ने। जापान को प्रोवाइड की, और साउथ कोरिया को प्रोवाइड की हुई है अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया। तो पाकिस्तान अपनी जो इस तरीके से प्रोवाइड करेगा न्यूक्लियर अम्ब्रेला, वो किसके खिलाफ करेगा? तो एक ही जो स्टेट है वो है इज़राइल। अब ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पेडल किया जाता है, जो सऊदी और पाकिस्तानी सर्कल्स हैं, कि पाकिस्तान इवेंचुअली ये सऊदीया के साथ जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, ये बेसिकली अगेंस्ट इज़राइल है। इसका अगर आप प्रैक्टिकली एनालिसिस करें तो इसका हरगिज़ इज़राइल से ताल्लुक, क्योंकि जब से अब्राहमिक अकॉर्ड साइन हुए थे, तो इज़राइली साइड से सऊदीज़ और जो होता है, उनको ये एश्योरेंस करवा दी गई थी कि आपको मतलब इवेंचुअली मतलब हमारी तरफ से आपको कोई ऐसा थ्रेट नहीं होगा। और जो पाकिस्तान ये अक्सर बात करते हैं सऊदी डिप्लोमेट्स, मैंने पाकिस्तान के फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर्स को सुना है, वो भी इस चीज़ को लेके मतलब बहुत ज़्यादा प्रैग्मेटिस्ट है। वो कहते हैं एज़ सच पाकिस्तान ने कोई ऐसा
न्यूक्लियर अम्ब्रेला की एश्योरेंस दी ही नहीं है। सऊदी जानिब से ये बहुत ज़्यादा पेडल किया जा रहा है कि नहीं हमें है, लेकिन पाकिस्तान के जो फॉर्मर मिलिट्री ऑफिशियल्स हो गए या एक्स डिप्लोमेट्स हो गए, वो कह रहे हैं कि नहीं एज़ सच इतनी बड़ी कोई शायद ज़बानी कलामी कोई कमिटमेंट कर दी हो हमारे जो हाफ़िज़ साहब हैं, फील्ड मार्शल साहब, बट वो भी उन्हें सिर्फ़ वो तसल्ली देने के लिए बाकी मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इतना बड़ा कोई इकदाम लेगा, क्योंकि पाकिस्तान का अगर आप देखें सिर्फ़ एक रिलीजियस रिलेशनशिप है अरब के साथ। ईरान से एज़ कंपेयर हमारा रिलेशन है ना, वो एक बहुत तारीख़ी कल्चरल है। कल्चरल रिलेशनशिप है। हमारा हमारा जो इंडस रिवर है, वो बेसिकली पाकिस्तान को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक तरफ इंडो आर्यन स्पीकिंग पीपल है, एक तरफ इंडो ईरानियन पीपल स्पीकिंग पीपल हैं, और हम बेसिकली एक ब्रिज हेड हैं बिटवीन द इंडो एंड पर्शियन सिविलाइज़ेशन। तो वी आर एट अ क्रॉस रोड्स, तो हम तो ये मतलब वो कर ही नहीं सकते, मतलब थोड़ा सा आपसे इस पे डिसएग्री करूंगा कि हाँ बिल्कुल हमारे यहाँ से रिलीजियस और कल्चरल टाइज हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। और आपने कहा कि हमारे सऊदी से सिर्फ रिलीजियस टाइज है, नहीं, मैं समझता हूँ सऊदी अरेबिया से हमारे रिलीजियस टाइज के अलावा इकोनॉमिक टाइज हैं। और इकोनॉमिक टाइज इस तरह के हैं कि हम ही मुकम्मल डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर। बहुत ज़्यादा। उन्होंने हमें कहा हुआ है कि आपने ईरान से तेल नहीं लेना, हमने ईरान से गैस नहीं लेनी, आपने तेल हमसे ही लेना है। आपको उधार चाहिए पैसे, वो भी हम ही देंगे। आपको तेल उधार पे चाहिए, डिफर्ड ऑयल पेमेंट्स की सूरत में, वो भी आपने हमसे जी, तो मेरे ख्याल में ये वन वे इकोनॉमिक रिलेशनशिप फिर हमारा एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी डायस्पोरा बाहर रहता है, इनके रेमिटेंसेस के ऊपर हमारी इकोनॉमी स्टैंड इकोनॉमी चलती। सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस आते हैं हमें वहाँ से। तो ये मैं बात एक मैं समझता हूँ। अब मैं वैसे आपकी तरफ आऊँगा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अगर मिसाल के तौर पर को फ्लूक लग जाता है, कोई तुक्का लग जाता है कि पाकिस्तानी मीडिएशन करवा देता है, जो कि अगर करवा लेता है और दुनिया में अमन आता है, बहुत अच्छी बात है, इसको सपोर्ट करते हैं। आपको क्या लगता है अगर पाकिस्तान मीडिएशन करता है, उसके मुकाबले में पाकिस्तान को इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी गेन कर पाएगा? कोई आईएमएफ को कहेगा $2 बिलियन ना दो, ज़रा 7-8 बिलियन डॉलर दो। इनको कहेगा कि मैं कोई अब पेमेंट हम वापस नहीं करेंगे, पैसे ज़रा हमारे अकाउंट में रखवाओ। ये हो सकता है? इसमें एक चीज़ जो है वो जो जिसे कहते हैं जो प्राइमरी मोटिव है, वो ये लग रहा है कि किसी भी तरीके का कोई फ़ॉल आउट हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, उसको मैनेज किया जाए। पहली चीज़ तो ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कि सऊदी अरब किसी वजह से ऑफेंसिव पे चला जाए, या ईरान किसी वजह से जो है वो सऊदी अरब पे अपने अटैक्स इंटेंसिफाई कर दे, तो पाकिस्तान ऐसी कोई सिचुएशन नहीं चाहता। पाकिस्तान ड्रैग होना नहीं चाहता। तो प्राइम जो मोटिवेशन है प्राइमरी, वो ये है कि हम किसी तरीके से जो है वो इस सब चीज़ों से बाहर आ जाएँ। क्योंकि जो सऊदी अरब के साथ जो हमारा एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, वो इसराइल को वो इट वाज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट इसराइल। क्योंकि जिस तरह न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात की अपना अब्दुल्ला ने कि सो ईरान के पास तो नहीं है न्यूक्लियर वेपन, तो वो इसराइल को देखते हुए हुआ था। और इसराइल अगर आप देखें उस वक़्त इसराइल जो है वो सदर्न सीरिया में एडवांस कर चुका था, और बाकायदा बात हो रही थी कि जी एक इसराइल और द्रूज़ जो मुवाहिदीन हैं वहाँ पे सीरिया के अंदर जो प्रो इसराइल, उनमें जो कुछ फैक्शंस ऐसी हैं कि जो प्रो इसराइल हैं, तो उनके साथ मिलके एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, इसराइल-रूस कॉरिडोर। सो इस तरह की बातें हो रही थी, तो इन सब चीज़ों को नज़र में रख ईरान जो है वो उन्होंने देखा कि जी ईरान भी जो है वो कमज़ोर हो गया, जो परसेप्शन था उस वक़्त, जो कि थोड़ा एग्ज़ैजरेटेड था। तो सऊदी अरब ने जो है वो पाकिस्तान की तरफ उन्होंने देखा कि जी पाकिस्तान को जो है, क्योंकि आपको याद होगा 2019 में गालबन ऑयल फ़ील्ड्स जो हैं अरामको की, उस पे अटैक हुआ था, और अमेरिका जो है वो सऊदी अरब की मदद को नहीं आया था। अमेरिका ने किसी के उस वक़्त प्रेज़िडेंट ट्रंप की हुकूमत थी, और अमेरिका ने जिसे कहते हैं ना किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया, और सऊदी अरब ने बाकायदा कहा था कि जी ये ईरान से हमले हुए हैं। तो उस वक़्त से जो है वो जिसे कहते हैं डाइवर्सिफ़िकेशन शुरू हो गई सऊदी अरब के डिफेंस मामलात में। वो तुर्की की तरफ देखने लगे, फ्रांस की तरफ देखने लगे, इसी तरह पाकिस्तान की तरफ देखने लगे। क्योंकि उनको ये पता है कि देखें अगर इसराइल ने फॉर एग्ज़ाम्पल कतर पे हमला किया था, तो क्या अमेरिका इसराइल के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल इसराइल जो है वो सऊदी रियाद पे हमला करता है, या सऊदी किसी टेरिटरी पे हमला करता है, तो क्या अमेरिका एक्शन लेगा? तो इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान की तरफ देखा, या उन्होंने तुर्की की तरफ देखा, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि इसराइल इज़ अ प्राइमरी थ्रेट। उस वक़्त परसेप्शन ये था कि जी ईरान कमज़ोर हो चुका है और इसराइल इज़ अ प्राइमरी थ्रेट। उनको तुर्की से भी काफ़ी खदशात थे, पर वो ये समझ रहे थे कि तुर्की को वो मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से सीरिया में सो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल इस चीज़ को देखें, तो पाकिस्तान का अगर हम
पाकिस्तान के अंदर भी चीज़ें देखें, देखिए हमारे 2 फ्रंट्स पहले खुले हुए हैं। ईस्टर्न और वेस्टर्न ईस्टर्न और वेस्टर्न खुले हुए हैं। इंडिया के साथ हमारे मामला जो है वो सही नहीं है। अफगानिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ हमने जो है वो खुद एक चीज़ शुरू की, एक ऑपरेशन, बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। सो अगर हम 2 जगह पे इन्वॉल्व्ड हैं, तो हम तीसरी जंग जो है वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, अननेसेसरी है। तो ये जो इस्लामाबाद का जो एक तरह से आप कहते हैं ना स्ट्रैटेजिक कैलकुलस है, वो ये है कि वो किसी तीसरी जगह पे ड्रैग नहीं होना चाहते। और जैसे आप ये कह लें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ एक बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप है, और वही बात है, पैराडॉक्सिकली ईरान के साथ बहुत रिलेशंस बेटर हुए हैं। ये एक जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी इस तरह की है हमारी। यस, और उसमें सॉफ्ट पावर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है कि डिस्पाइट के अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात बिगड़े नहीं। हमारे ईरान के साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं। और बहुत आइडियल नहीं रहे लेकिन नहीं, बेहतर रहे हैं। इन सालों के बाद जब से प्रेसिडेंट रईसी का एक तरह से दौरा हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात ईरान के साथ इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट काफ़ी हुई। मिसट्रस्ट 1979 के बाद काफ़ी ज़्यादा था हाँ बिल्कुल था। बिटवीन प्रेसिडेंट ज़िया-उल-हक एंड आयतुल्लाह रुहुल्लाह ख़ुमैनी। एक बहुत मिसट्रस्ट था, और ज़िया-उल-हक चाहते भी थे कि एक जरा से स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है ईरान के साथ उसको रिवाइव किया जाए, पर वो हो नहीं सकी। और उसके बाद अफ़गानिस्तान में भी कुछ ऐसे मामलात हुए सिविल वॉर के, जहाँ पे पाकिस्तान और ईरान आपस में मुकाबला कर रहे थे। सो लेकिन अभी जो है वो प्रेसिडेंट रईसी के, जिसे कहते हैं, हाँ, गैस पाइपलाइन की भी बात हुई। क्या बोल रहे हैं उसको वो पाइपलाइन को। वो दूसरी है। अच्छा वो दूसरी वो इज़ डिफरेंट, वो तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान उसमें ईरान ले लिया। हाँ, नहीं इसमें ईरान नहीं है। तो ये जो पाइपलाइन थी, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन, ये इसके भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं इसको, डिसएग्रीमेंट्स थे बाद में। लेकिन प्रेसिडेंट रईसी का जो दौरा था, वो उसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेहतर की। और ये जो गैस पाइपलाइन का मसला है, ये भी बैक बर्नर पे चला गया। और मेहर न्यूज़ एजेंसी की एक रिपोर्ट थी कि दोनों ममालिक जो हैं, और ये बात हुई फाइनल नोटिस के बाद। ईरान ने फाइनल नोटिस दे दिया था पाकिस्तान को, और यहाँ पे बहुत शोर मच गया था कि भई फाइनल नोटिस तो कोई बात ही नहीं कर रहा, उन्होंने फाइनल नोटिस दे दिया है, वो हमें इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर जो है वो घसीटेंगे। तो लेकिन उसके बाद मेहर न्यूज़, वहाँ से सी बचत हो गई। हाँ, और उनकी बाकायदा मेहर न्यूज़, उनकी रिपोर्ट आई मेहर न्यूज़ एजेंसी की कि ईरान जो है और पाकिस्तान जो है कोई मिडल ग्राउंड तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जो ओवरऑल बेहतरी आई थी उनमें, ये मामलात भी जिसे कहते हैं एक तरह से उनमें बेहतरी आना शुरू हो गई। तो अब मैं आऊँगा आपकी तरफ अब्दुल्ला, आखिरी क्वेश्चन आपसे मैं करूँगा कि इस सारी जो एक वॉरिंग पार्टीज़ हैं, कहीं न कहीं जाके ज़ाहिर है इस जंग का इख्तिताम तो होगा ही। ब्लडशेड के बाद कहीं न कहीं जाके द बक विल फाइनली स्टॉप। मुझे ये बताएँ कि इन्फ्लेशन, ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेटिंग, गल्फ के अंदर से लोग निकल रहे हैं। अमेरिकन मिस्ट्रस्ट ओवरऑल डेवलपिंग दुनिया के अंदर बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है फ्यूचर कैसा होगा? इस तरीके से हालात अपना रुख ले रहे हैं, तो जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर जो 1945 के बाद वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश किया गया था बाय द अमेरिकन्स, बाय द वेस्टर्न पावर्स, वो इवेंचुअली मतलब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। वी आर इन अ डिसअरे, इन वी आर लिविंग इन एन अनार्किक वर्ल्ड, जो एक जिस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम में डेवलप हो चुकी है एक अनार्किक सिचुएशन, सो देयर इज़ नो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी हुँ। हू कैन डिक्टेट। तो हम एक नए ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से एक वेस्टर्न जो एक कॉन्सेप्ट था डेमोक्रेसी का, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट था, वो बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ है। जिस तरीके से कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट जो था वो 1991 में फेल होके इवेंचुअली कोलैप्स कर गया। इसी तरीके से जो ये वेस्टर्न पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट था, ये भी इवेंचुअली इसके भी बहुत ज़्यादा वीकनेसेस, बहुत ज़्यादा वो हमें नज़र आ गई। और अब दुनिया 21st सेंचुरी में जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, एक शायद नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है, जो इवेंचुअली जिसका जो कॉर्नरस्टोन होगा वो ग्लोबल साउथ होगा। पहले ग्लोबल नॉर्थ था, अब ग्लोबल साउथ होगा। और जो डायनामिक्स बदल रहे हैं। डायनामिक्स बदल रहे हैं, और बेसिकली थ्योरी है जिसे आप थ्यूसिडाइडस ट्रैप या हुँ। कह सकते हैं, जो ग्राहम एलिसन ने डिफाइन की थी कि व्हेनेवर देयर इज अ राइजिंग पावर एंड एन एस्टैब्लिश्ड पावर, इट ऑलवेज लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। चाइना इज नाउ राइजिंग पावर एंड यूएस इज एन एस्टैब्लिश्ड पावर, क्योंकि एक एग्जिस्टिंग हेजेमॉन अपने जो वर्ल्ड में या रीजन में
एक राइजिंग हेजेमॉन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी एग्जिस्टेंस को चैलेंज करता है। तो बेसिकली हम दुनिया में इस वक्त एक जैसे 2020 में पहली दफ़ा टर्म डिवाइस की गई थी कि कोल्ड वॉर 2.0 या न्यू कोल्ड वॉर में हम एक तरीके से दाखिल हो रहे हैं। और अमेरिका का जो डिक्लाइन है वो इवेंचुअली नज़र आएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं अमेरिका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अमेरिका एक सुपर पावर स्टेटस अपना जो खो चुका है या खो देगा, वो एक नॉर्मल ग्रेट पावर के तौर पे आ जाएगा और दुनिया में एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हमें दिखेगा। या पहले बाइपोलर था, फिर यूनिपोलर हुआ, अब इवेंचुअली हमें जाके मल्टीपोलर वर्ल्ड दिखेगा, जो कि देखना चाहिए दुनिया के फ्यूचर के लिए ये कैसा बेहतर साबित होगा पहले से। क्योंकि जितने ज़्यादा पावर स्ट्रक्चर्स होंगे जहाँ से पावर मतलब एक्सरसाइज होगी, कॉन्सेंट्रेट इस जगह पे नहीं रही। एक जगह पे नहीं रहेगी और एक इसी पे इंक्लूसिविटी आएगी डिसीजन मेकिंग में दुनिया में, और शायद यूनाइटेड नेशंस का जो मॉडल है वो भी इवॉल्व हो, और जो सिक्योरिटी काउंसिल नेशंस तो में खैर मुझे इन सारे जितने भी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, यूनाइटेड नेशन ने कहीं पीस मेकिंग एफर्ट्स करने की ना सही तरह कोशिश की है, और अगर कोशिश की है तो उसके कोई बेनिफिट्स रीप नहीं हुए। इस पे तो मैं समझता हूँ कि ये एक किस्म के, मैं ये समझता हूँ, फ्यूटाइल, यूजलेस, लेम डक किस्म की इंस्टीट्यूशंस हैं। वो कांट डू एनीथिंग कहीं भी, चाहे कोई वॉर हो रही है, चाहे कहीं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है कि मुझे तो यूनाइटेड नेशंस ने कहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इसके अलावा बस ये ऐसा नहीं है बस। देखिए, अगर हम एक जंगबंदी की बात करें या इन चीज़ों की बात करें, तो हाँ, बिल्कुल वो वहाँ पे फ़ेल हो चुका फेल हो चुके हैं, बिल्कुल आप कुछ बात कर है। रहे लेकिन हैं। ये है कि मैं सिर्फ यही कह रहा था कि यूनाइटेड नेशंस मतलब इस सिनेरियो में तो मतलब फेल भी है, बट यूनाइटेड नेशंस का जो बेसिकली मकसद था, जो लीग ऑफ द नेशंस का भी था कि एक बड़ी वर्ल्ड वॉर ना हो, तो लीग ऑफ द नेशंस फेल हो गई। यूनाइटेड नेशंस अभी तक मतलब डिस्पाइट के इस पे जितना क्रिटिसिज्म किया जाता है कि वो बिल्कुल वो एक सिटिंग डक की तरह उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है, बट उसके बावजूद हम एक ऑल आउट वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं बढ़े, या ऑल आउट वर्ल्ड वॉर जब तक नहीं होती, जब तक हम आउटराइटली ये नहीं कह सकते यूनाइटेड नेशंस कंप्लीटली फेल हो गई। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ने बहुत अपनी सख्त के मुताबिक वर्क किया, जिस तरीके से उनका यूनेस्को प्रोग्राम था, उनका यूएनएचआरसी का प्रोग्राम था, बहुत सर्व किया उन्होंने दुनिया को, और जिसके दुनिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी मिले, और उसे हम इस तरीके से आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते, बट तो इस नशिस्त का हम इख्तिताम की तरफ जाएंगे, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा इन यंग स्कॉलर्स का जो इंटरनेशनल रिलेशंस के हैं। इनके एंगल से, इनके लेंस से हमें नए पैराहे देखने का मौका मिला, नए पहलू देखने का मौका मिला। अवैस आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। और हम इंशाल्लाह ये बाकायदा नशिस्तें किया करेंगे, ऑन ग्राउंड भी जाया करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ स्टूडियो की वॉल्स के अंदर अपने आप को लिमिट करेंगे। और 3 मैंने जो इनसे इस डिस्कशन के बाद से 3 नुकात जिनके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। पहला नुकता तो ये है कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ अपने आप को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एक्सटेंडेड अमेरिका समझती थी, हर चीज़ के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट थी, उनको इस चीज़ का बिल्कुल तश्त-अज़बाम शीशे की तरह साफ़ हो जाना चाहिए कि कोई भी आपके दिफ़ा में नहीं आएगा। हत्ता कि जिस तरफ आप अब देख रहे हैं, एक वक़्त के बाद के लोग भी आपके दिफ़ा को नहीं आएँगे। हरमैन शरीफ़ैन के दिफ़ा को ज़रूर आएँगे, लेकिन आपकी मोनार्कीज़ को, आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। दूसरा सबक वो ये है कि हमारा बतौर पाकिस्तानी मॉरली ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस जंग के अंदर ईरान के साथ मुकम्मल तौर पर उनको सपोर्ट करें। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जिस किस्म के राइट्स हुए, रिलीजियस किस्म के जो लोग निकल आए सेक्टेरियन, उसे हम अवॉइड करें, वो हमें ही नुकसान पहुँचाएँगे। और तीसरा, ये मेरा पैगाम, मेरा ये नुक्ता उन लोगों के लिए है, जिनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, वो समझ ही जाएँगे कि मईशत, सियासत और दिफ़ा एक साथ चलते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप दुनिया की मीडिएशन करते फिरें और आपके अपने मुल्क के अंदर डोमेस्टिक अनरेस्ट हो, केओस हो। अव्वल ख़्वाहिश बाद दरवेश, चैरिटी बिगिन्स एट होम, आपके घर से उसका आगाज़ होता है। आपकी मईशत इस वक़्त मईशत टेल स्पिन के अंदर है। आप जितना मर्ज़ी एक फ़ील गुड की पिक्चर लोगों के सामने दुनिया को पेश करते रहें, और अपने आप के जिस किस्म के स्टेट प्रोपेगेंडा वाले जो जर्नलिस्ट्स हैं, जिस किस्म के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो बार-बार आके बेशक टीवी स्क्रीन्स के ऊपर बताते रहें कि सब अच्छा चल रहा है, और जो भी हुकूमत कर रही है, जो भी स्टेट कर रही है, वो मुकम्मल ठीक है, और तनकीद का किसी को कोई हक ना दिया जाए और मुकम्मल उसको क्रश कर दिया जाए। तो ये भी आप अपने ज़हन में रखें, ये तभी ठीक होगा, चाहे आपका दिफ़ा है, वो डिपेंडेंट है आपकी मईशत के ऊपर। यूएसएसआर दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी उसको मिलिट्री माइट बोला जाता है, लेकिन उनके पास उनकी डोमेस्टिक केओस की वजह से
उनके इकोनॉमिक जो फ्रेजिलिटी थी उसकी वजह से आखिरकार यूएसएसआर भी ख़त्म हो गया। तो हमारे अकाबरीन बाला को ये सोचना चाहिए कि सियासत, मईशत और दिफा इन सब को इंटैक्ट रखें, एक साथ लेकर चलें, ताकि पाकिस्तान के आम आदमी को भी फ़ायदा हो। सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ये मकसद नहीं है हमारी पैदाइश का कि हम अपने अकाबरीन बाला की हर वक्त तारीफ़ ही उनके गुण गाते रहें। टीवी स्क्रीन्स के ऊपर भी, सड़कों के ऊपर भी, जो भी कहीं वो ठीक कर रहे हैं, हम तनकीद का हक़ रखते हैं, इस मुल्क के अंदर रहते हैं, तो हमें भी सुना जाए, हमारे नज़रियात से, हमारे एंगल से भी चीज़ों को परखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।